मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ओबिलिया और ये इसका पार्ट 1 है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि ओबिलिया जो कि एक सिलेंट्रेट है उसमें किस प्रकार से सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और किस प्रकार से इसमें पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस पाया जाता है। ओबिलिया का एक पूर्ण विकसित जो मेडुला होता है वो एक छोटी छतरी या तस्करी के आकार का होता है और इसकी जो बाहरी सतह होती है वो कॉन्वेक्स होती है और इसको हम एक्स एम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं और इसकी जो अंदर वाली सरफेस है वो कॉनकेव होती है। ये सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है। मेडुसा एक तरह से रिप्रोडक्टिव ज़ूइड्स होते हैं जिनमें कि गोनेट्स पाए जाते हैं और मेडुसा डायोसियस होते हैं। इनमें जो टेस्टिस या ओवरी होती है वो 4 होती है और ये रेडियल कैनाल्स के ये जो सब अम्ब्रेला सरफेस होती है वहाँ पर पाई जाती है। इसके मध्य में एक छोटी सी एक खोखली संरचना होती है जो कि मेनुब्रियम कहलाती है और इसमें एक वर्तुल कैनाल या वीलम के पास में ये उपस्थित होती है और वीलम से बहुत सारे टेंटिकल्स निकले रहते हैं। A gonad has an outer ectoderm and inner endoderm with mesoglea between two layers, and the gonads has a small diverticulum of the radial canal. तो इस प्रकार से इसके अंदर जो जर्म सेल्स होती है वो गोनेड से डेवलप नहीं होती है बल्कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है एक्टोडर्म की उससे बनती है और इसमें ये एड्रेडियल कैनाल के आसपास जो इंटरस्टिशियल सेल्स इकट्ठी हो जाती है और ये एक प्रकार का रिजर्वायर बनाती है जिसे कि स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। इसमें एक आधारित कण जिसे कि ओटोलिथ कहते हैं वो पाया जाता है और ये जो संरचना होती है वो एक तरह से शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। When germ cells mature, the gonads rupture and spermatozoa and ova are discharged externally into the water। यानी कि इसमें जब ये germ cells मैच्योर हो जाती है तो जो गोनेट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं स्पर्मेटोजोआ है या ओवा है वो पानी में डिस्चार्ज कर दी जाते हैं। उसके बाद है इसमें फर्टिलाइजेशन ओबिलिया में सदैव क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें जो अंडों का निषेचन होता है वो शरीर के बाहर यानी कि समुद्र के पानी में होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो गोनेट्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं तो इसलिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसमें डेवलपमेंट एक्चुअली इसमें सिंपल होता है, इसका कोई वैसे निश्चित क्रम नहीं है लेकिन फिर भी इसमें पहले जायगोट का निर्माण होता है, फिर उसमें सेगमेंटेशन होता है जिससे कि पहले ब्लास्टुला बनता है। एक सिंगल लेयर ब्लास्टुला इसके अंदर बनता है और ये ब्लास्टुला इसके अंदर होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज पाया जाता है। फिर उसमें से कुछ सेल्स ब्लास्टोसील की तरफ माइग्रेट करती है और इस प्रकार से ब्लास्टुला की दीवार से निरंतर कोशिकाएं जो होती है इससे अलग होकर ये ब्लास्टोसील में इकट्ठी होती रहती है जिसके कारण जो ब्लास्टुला होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ब्लास्टुला की इस ठोस अवस्था को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। फिर गैस्ट्रुला बनने की जो एक प्रोसेस है वो गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। गैस्ट्रुला का बाहरी स्तर आउटर सेलुलर लेयर जो होता है वो जंतु के एंडोडर्म बनाता है। उसके बाद गैस्ट्रुला के बाहर कोशिकाओं में सीलिया बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये जो लार्वा बनता है या इस प्रकार से बनने वाली जो रचना होती है इसे प्लेनुला लार्वा कहते हैं।
The gastrula elongates and its outer layer of ectoderm cells become ciliated and now it is called planula। यानी कि इसकी जो एक्टोडर्म की बाहर वाली सेल्स है उससे बहुत सारे सीलिया निकल जाते हैं और अब ये संरचना प्लेनुला कहलाती है। प्लेनुला की बाहरी परत एक्टोडर्म और जो भीतर वाली परत होती है वो एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म की कोशिकाओं के कुछ मात्रा में समाप्त हो जाने के कारण इसमें सिलेंट्रॉन बन जाती है, यानी कि एक तरह से इसमें कैविटी बन जाती है। इसे एंट्रॉन या सिलेंट्रॉन कहा जाता है। कुछ समय के लिए प्लेनुला स्वतंत्र अवस्था में पानी में तैरता है, फिर उसमें जब कुछ परिवर्तन आते हैं तो उससे बहुत सारे टेंटिकल्स बन जाते हैं। अब इस संरचना को हम हाइड्रुला कहते हैं। हाइड्रुला में कुछ कलिकाएँ यानी कि बड्स बनना प्रारंभ हो जाती है और कुछ समय बाद हाइड्रुला एक ओबिलिया कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। ओबिलिया कॉलोनी में रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। थस अ सिंपल पॉलिप और हाइड्रुला इज फॉर्म्ड विच ग्रोव्स द hydrorhiza from its base from which an obelia colony is formed by the budding। यानी कि इस प्रकार से अब इसमें बडिंग की प्रोसेस होती है जिससे कि ओबिलिया कॉलोनी का निर्माण होता है। ये इसकी प्रोसेस ओवरऑल प्रोसेस दिखाई गई है इसमें, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर फर्टिलाइजेशन और उसके बाद में जाइगोट के बाद में होलोब्लास्टिक इसके अंदर क्लीवेज दिखाया गया है। होलोब्लास्टिक का मतलब है कि जो दोनों ब्लास्टोमेयर्स है जाइगोट से जो दो सेल्स बन रही है वो समान आकार की होती है और एक जैसा इसके अंदर क्लीवेज होता है। इसे हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। इसके यदि हम संरचना की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि ओबिलिया एक तरह से डिप्लॉयड होता है और ये मुकुलन यानी कि बडिंग विधि के द्वारा हाइड्रॉइड या मेडिसॉइड अवस्थाएं इसके अंदर बनती है और इसमें निषेचन की क्रिया के बाद में जो जाइगोट बनता है वो परिवर्तन करके हाइड्रॉइड कॉलोनी से को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से जो असेक्सुअल हाइड्रॉइड पीढ़ी का एकांतरण है वो इसमें लैंगिक मेडुसा के द्वारा होता रहेगा। आगे वाले लेसन में हम इसमें आके पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसके अंदर जो इसकी पॉलिप अवस्था होती है ये न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होती है। ओबिलिया के जो पोषक जीव है वो न्यूट्रिटिव जॉइंट्स है और ये हाइड्रोकोलाई या उसकी शाखाओं के स्वतंत्र सिरों से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम जो हाइड्रेंथ है उसके देखें तो उसके शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। स्टॉक, हाइपोस्टोम। स्टॉक जो इसका बेस वाला भाग इसमें दिखाई दे रहा है वह हाइपोस्टोम और ब्लास्टोस्टाइलिया जिसमें गोनेट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा है वो इसकी लाइफ हिस्ट्री में ओबिलिया के अंदर ये लार्वा पाया जाता है एंड ये इसकी जो स्पीशीज़ होती है इसके डिस्पर्सल में ये यहाँ हेल्पफुल होता है। अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री या इसको देखें तो किस क्रम में होता है। सबसे पहले मेल और फीमेल जो गैमेट्स है उससे जाइगोट बनता है, फिर ये मिलके प्लेनुला लार्वा बनाता है। प्लेनुला लार्वा हाइड्रुला में कन्वर्ट होता है और हाइड्रुला आगे जाके बडिंग के द्वारा ओबिलिया कॉलोनी बनाता है। उसके बाद उसमें जो सेक्सुअल पार्ट है उसका मेडुसा है वह बनता है और उससे फिर से गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स से फिर से जाइगोट बनता है। इस तरह से ये इसकी साइकिल चलती रहती है। तो थैंक यू।